डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज। तो एक साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है रॉइंजन। 1895 में इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये डिस्कवर्ड दैट अ डिस्चार्ज ट्यूब ऑपरेटिंग एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज emitted a radiation that caused a fluorescent screen in the neighborhood to glow brightly, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे उन्होंने क्रिस्टल्स ऑफ बैरियम प्लैटिनोसाइनाइड जो था दैट आल्सो शोड फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो है ऑब्जर्व किया था। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली अभी बात करते हैं, जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया था उसको इधर एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाएंगे। सो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज की हम लोग बात कर लेते हैं, राइट। तो दिस इज कूलीज ट्यूब, ठीक है, कूलीज ट्यूब। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा, राइट। तो आई जस्ट मेक द डायग्राम। तो ये स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम, ये कूलीज ट्यूब है, ठीक है। तो इस डायग्राम में मैं पहले आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें क्या क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये टारगेट मेटल, ठीक है। तो जो टारगेट मेटल है वो इट्स ऑफ हाई एटॉमिक मास। तो जो यहाँ पे टारगेट मेटल लिया गया है वो टारगेट मेटल टंगस्टन या फिर मोलिब्डेनम का लिया जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से लिया गया है एक टारगेट मेटल जिसका एटॉमिक मास जो है बहुत ज़्यादा है, ऑलराइट। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये एक फिलामेंट है, राइट, जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करेंगे, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। और ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इस टारगेट पे बम्बार्ड किए जाएंगे। और जब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इस टारगेट पे बम्बार्ड होंगे तब यहाँ से जो रेज हमें मिलेंगे वो होगा एक्स रेज। तो वो कैसे होगा वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है कॉपर रॉड। तो टारगेट मेटल है वो हम लोग लेंगे टंगस्टन या मोलिब्डेनम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये कॉपर रॉड यूज किया गया है और ये कॉपर ब्लॉक। तो ये कॉपर ब्लॉक से टारगेट मेटल जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। और ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है। ये जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज 1 किलो वोल्ट्स में है, ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ से थर्माइनिक एमिशन होकर निकल रहे हैं, थर्माइनिक एमिशन, इस फिलामेंट से थर्माइनिक एमिशन होकर इलेक्ट्रॉन्स को इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल। तो ये जो पॉजिटिव हायर पोटेंशियल है ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर बहुत तेजी से आएगा। So actually what we are doing, we are bombarding the target metal, that is molybdenum or tungsten with fast moving electrons। और जब ये fast moving electrons से टकराते हैं और ये मेटल के टारगेट मेटल के अंदर जाते हैं, तो वहाँ जब जाते हैं तो वो एनर्जी लूज करते हैं। और वो जो एनर्जी लूज करते हैं वही एनर्जी यहाँ पे जो है एक्सरेज के फॉर्म में एमिट हो जाता है, ठीक है। तो एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एनर्जेटिक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक अ टारगेट मेटल एज अ मेटल पीस। So when this fast moving electrons they strike a target such as molybdenum or tungsten. So when electrons collide with the atoms of solid, they lose their kinetic energy. वो क्या करते हैं, they lose their kinetic energy, ठीक है। और वही जो loss है is converted into radiant energy in the form of X-rays. So that loss of energy is converted into X-rays, right, into the radiant energy in the form of X-rays. All right. So this is the Cooley's tube. It was developed by Cooley's, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट हैं COOLIDGE, ठीक है, इन्होंने ये डेवलप किया था। और यहाँ से इन्होंने क्या स्टडी किया वो हम लोग बात करते हैं। और ये जो आप देख रहे हो 10 वोल्ट, ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल नहीं है, ये यहाँ पे जो फिलामेंट है फिलामेंट का वोल्टेज है, ऑलराइट, ठीक है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें एक चीज हमें ध्यान रखना होता है कि ये जो टारगेट मेटल है, राइट, टारगेट मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पे बम्बार्ड होगा, इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, उसमें से जब कुछ एनर्जी यहाँ पे लूज होगा तो दैट एनर्जी विल बी लॉस्ट एज हीट ऑल्सो, एज रेडियंट एनर्जी एंड ऑल्सो एज हीट। सो दैट हीट विल बी एब्जॉर्ब बाय द टारगेट मेटल एंड व्हेन दैट हीट विल बी एब्जॉर्ब बाय टारगेट मेटल तो हो सकता है वो मेल्ट हो जाए, ठीक है। इसके लिए हमें ध्यान रखना होता है कि व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्राइकिंग, राइट, द टारगेट मेटल, तो द टारगेट शुड नॉट मेल्ट, द टारगेट शुड नॉट मेल्ट, राइट, एंड इट शुड नॉट एब्जॉर्ब दैट हीट। मतलब जब भी वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो इट शुड नॉट मेल्ट, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट और स्पेसिफिक हीट दोनों ज्यादा होना चाहिए, इट शुड बी वेरी वेरी हाई, ठीक है। ओके, सो दैट इज द पॉइंट।
So that we should understand that the melting point, specific heat capacity and atomic number of the target should be high. ठीक है, these three things. The melting point क्या लिख देते हैं हम लोग? What all things should be high? The melting point should be high. Next is the specific heat capacity. And the third is the atomic number. Okay, ये सब चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा गया है और उसके हिसाब से हम लोग प्लैटिनम, टंगस्टन या मोलिब्डेनम ये सब यूज कर सकते हैं. ऑलराइट, सो व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द फिलामेंट, तो ये जो आप देख रहे हो ये 10 वोल्ट का यहाँ वोल्टेज अप्लाई किया गया है अक्रॉस द फिलामेंट, तो क्या होगा? फिलामेंट विल बी हीटेड, राइट? ये जो फिलामेंट है दिस विल बिकम हीटेड एंड इट बिकम हीटेड टू अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर सच दैट इट विल स्टार्ट एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जाएगा. इसको हम लोग कहते हैं थर्मायनिक एमिशन. व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज थर्मायनिक एमिशन. तो यहाँ पे थर्मायनिक एमिशन होगा और फिर एक यहाँ पे कोलीमीटर जो आप देख रहे हो, कोलीमीटर इज यूज्ड जस्ट टू डायरेक्ट इट टुवर्ड्स द टारगेट. ठीक है, और फिर वहां से जो है एक्सरेज हमें मिलते हैं जो टारगेट से रिलीज होता है. ओके, ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एक्सपेरिमेंट. तो अगर हमें यहाँ पे बहुत एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाएंगे. ठीक है, ऑलराइट. और अगर हमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो हम फिलामेंट वोल्टेज को बढ़ाएंगे. तो फिलामेंट वोल्टेज का काम क्या है? जैसे जैसे आप फिलामेंट वोल्टेज बढ़ाओगे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे यहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे. ठीक है, तो अगर हमने फिलामेंट वोल्टेज को बढ़ाया तो क्या होगा? तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे. ठीक है, और हमने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को बढ़ाया तो इस इलेक्ट्रॉन्स के तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ेगा. ठीक है, ऑलराइट. सो दिस इज द पर्पस ऑफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज एंड फिलामेंट वोल्टेज. तो फिलामेंट वोल्टेज इसलिए है ताकि अगर हम उसको चेंज करके हम यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज कर सकते हैं, और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इसलिए है ताकि उसको चेंज करके हम वहाँ पे उन इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी को हम लोग चेंज कर सकते हैं. ऑलराइट, तो मैं आपको यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, राइट, उनका सिर्फ 1 to 10% जो एनर्जी है, ओनली 1 to 10% एनर्जी जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एक्सरेज. ओनली 1 to 10%. तो बचा हुआ जो 99 to 90% जो एनर्जी है दैट इज लॉस्ट एज हीट. सो दैट वी शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है एज अ हीट. ठीक है, सिर्फ 1 to 10% एनर्जी जो है इस इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी है, ओनली 1 to 10% ऑफ द एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एक्सरेज. 90 to 99% एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट एज हीट. यहाँ पे ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पे जो टारगेट मेटल है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? इट शुड बी वेरी वेरी हाई, क्योंकि इट बिकम्स वेरी हॉट. ये जो टारगेट है ना, टारगेट मेटल वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जस्ट बिकम्स वेरी वेरी हॉट एंड देयरफॉर इट शुड हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, सो दैट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो दैट वी शुड अंडरस्टैंड. और जो यहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है दैट हीट इज रिलीज थ्रू द कॉपर ट्यूब. ये कॉपर रॉड क्यों लगाया? सच दैट द हीट जनरेटेड इज डिसिपेटेड थ्रू द कॉपर रॉड. ठीक है, और यहाँ पे एक पानी वाटर का फ्लो भी है एंड दिस एनोड इज कूल्ड बाय द वाटर फ्लोइंग थ्रू द एनोड. तो ये हो गया अपना कॉपर रॉड और इसके साइड में जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हमने इस तरह से कनेक्शन कर रखा है ताकि जिससे पानी यहाँ पे फ्लो होता रहे, ताकि इसका टेम्परेचर ठंडा होता रहे. मतलब हीट जो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है टारगेट, उस हीट को हम लोग बाहर की तरफ पंप आउट कर दे रहे हैं. क्या कर रहे हैं? बाहर की तरफ हम लोग उसको पंप आउट कर दे रहे हैं यूजिंग द फ्लोइंग वाटर. ठीक है, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन अबाउट इट. ओके, तो now let us discuss the properties of X-rays. Alright, we'll discuss the properties of X-rays. X-rays जो हैं बेसिकली इनका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है. उसके हिसाब से ये हार्ड एक्सरेज और सॉफ्ट एक्सरेज दो तरह के एक्सरेज होते हैं. सो एक्सरेज जो है यहाँ पे हार्ड एक्सरेज और सॉफ्ट एक्सरेज. ठीक है, सो हार्ड एक्सरेज मतलब क्या है? बेसिकली द वंस हैविंग हाई एनर्जी एंड हाई पेनिट्रेशन पावर आर कॉल्ड एज हार्ड एक्सरेज. ठीक है, तो दे आर हैविंग हाई एनर्जी, alright, and they are having high penetration power. So तो उसको हम लोग कहते हैं हार्ड एक्सरेज. हाई पेनिट्रेशन पावर. तो उसका रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा लो एनर्जी एंड लो पेनिट्रेशन पावर. ठीक है, लो पेनिट्रेशन पावर दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट एक्सरेज. Now let us discuss some properties of X-rays. यहाँ पे properties of X-rays. So X-rays, these are highly penetrating rays and can pass through several materials which are opaque
to ordinary light, opaque to ordinary light. All right, so this has high penetrating power. आपको पता है कि जब भी फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाते हैं, बोन फ्रैक्चर होता है, तो हम लोग क्या करवाते हैं, एक्सरेज करवाते हैं, तो उससे हमारा बोन कहाँ पे कैसे फ्रैक्चर है वो मालूम पड़ जाता है, राइट. सो दिस इज द प्रॉपर्टी हियर दैट इज हैविंग हाई पेनिट्रेशन पावर. ओके, दे आयनाइज द गैस व्हेन दे पास थ्रू देम. ऑलराइट, ठीक है. तो आयनाइज मतलब क्या होता है, दे नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सेवरल ऑफ द न्यूट्रल एटम्स, leaving this atom with positive charge. So they have high ionization power. Alright, they have high ionization power. Okay, so whenever while they pass through a gas, they knock out electrons from several of the neutral atoms, leaving these atoms with positive charge. ठीक है, तो मान लीजिए कि एक सैंपल है, यहाँ पे ये गैस के एटम्स हैं. ओके, तो दिस इज गैस, ठीक है, गैस के एटम्स हैं. तो इसके थ्रू जब ये एक्सरेज पास करते हैं, एक्सरेज, तो ये इस एटम्स को आयनाइज कर देते हैं. ठीक है, ऑलराइट, ये इनको क्या कर देते हैं, आयनाइज कर देते हैं, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देते हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक एटम है Y, तो ये Y से क्या बना देंगे, Y से इसको बना देंगे Y+. ठीक है, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देंगे. Okay, this is the third point. They can cause fluorescence in several material. ठीक है, तो जैसे कि आप एक प्लेट ले लीजिए which is coated with बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड या जिंक सल्फाइड. तो अगर आपने एक मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लोरेसेंस. तो अगर आपने कोई प्लेट ले लिया और आपने इस पर जिंक सल्फाइड कोट कर दिया, या फिर दूसरा कुछ है बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड, मतलब या तो जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड या और कुछ. तो जब इस पे एक्सरेज फॉल होता है, जब इस पे एक्सरेज फॉल होते हैं, तो यहाँ पे फ्लोरेसेंस यानी फ्लोरेसेंट आपको यहाँ पे इस तरह से थोड़ा, इसको स्किंटिलेटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं. यहाँ पे आपको इस तरह से स्पार्क्स थोड़े दिखेंगे. ठीक है, स्पार्क्स टाइप यानी फ्लोरेसेंस दिखेगा. लाइट ऐसे इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे आपको ब्राइटनेस दिखेगा. सो दिस बिकम्स लुमिनस. ये जो आप देख रहे हो, ये जो प्लेट है, दिस बिकम्स लुमिनस. ठीक है, व्हेन इट इज एक्सपोज टू एक्सरेज. ऑलराइट, ठीक है. और उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि दे ऑल्सो अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट्स स्पेशली डिजाइन फॉर द पर्पज. सो दे कैन अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट. ऑलराइट, तो हम देख सकते हैं कि इसके बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे यूजेस हैं इसके एक्सरेज के. ओके, और नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. ऑलराइट, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. ओके, और लास्ट पॉइंट है दे शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स एक्सेप्ट रिफ्रैक्शन, मतलब दे डोंट शो रिफ्रैक्शन. सो वो पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं कि दे डोंट शो रिफ्रैक्शन. ठीक है, दे शो ऑल द अदर प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट रिफ्रैक्शन. ठीक है, दे शो डिफ्रैक्शन पैटर्न्स. वो डिफ्रैक्शन दिखाते हैं व्हेन पास थ्रू अ क्रिस्टल while which behaves like a grating. They do not show refraction. Alright, so we have discussed some properties of X. So let us talk about the variation of intensity of X-rays. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, मैक्सिमम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है. आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है हमने उसको बम्बार्ड किया यहाँ पे टारगेट मेटल पे. तो जो टारगेट मेटल आपने देखा था, राइट, टंगस्टन या मोलिब्डेनम, तो उस पर हमने बम्बार्ड किया, राइट, इस इलेक्ट्रॉन को. तो ये जो एनर्जी लेके आ रहा है मैक्सिमम, इसका एनर्जी क्या होगा, E इंटू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज होगा, EV. ठीक है, V का लॉस होके अगर एक फोटोन रिलीज हो, यानी ये पूरा का पूरा एनर्जी एक फोटोन में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, एनर्जी ऑफ अ फोटोन में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मिलेगा सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. ठीक है, यानी ये जो एनर्जी है पूरा, ये EV, ये कन्वर्ट हो जाए आपका HF बोल सकते हैं, HF मैक्स या HC बाई
लैम्डा मिनिमम। तो यहाँ से हमें मिनिमम वेवलेंथ यानी सबसे छोटा वेवलेंथ या सबसे हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे छोटा वेवलेंथ जो मिल सकता है वो है hc/ev। ठीक है, hc/ev। ऑलराइट, तो आप इसको लिख सकते हैं 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, खैर वो तो पता है आपको। तो इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट लाइक दिस। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं एक लैम्डा मिनिमम है जिसके नीचे यहाँ पे इंटेंसिटी जीरो है, यानी यहाँ पे बिल्कुल जो है इस वेवलेंथ से नीचे कोई यहाँ पे आपको वेवलेंथ नहीं मिलेगा। जो मिनिमम वेवलेंथ है जो मिलेगा आपको वो ये है, दिस इज द लैम्डा मिनिमम जो आपको मिल सकता है, विच इज इक्वल टू hc/ev। ठीक है, ev, v इज वोल्ट। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज you can write lambda minimum as 12375, hc can be written as electron volt angstrom divided by electron volt। तो ये आंसर किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ठीक है, you can do that। ठीक है, कैलकुलेशन का पार्ट है वो। तो जो लैम्डा मिनिमम आपको यानी जो सबसे छोटा वेवलेंथ मिल सकता है वो ये है hc/ev। इससे छोटा वेवलेंथ हमको नहीं मिल सकता। तो ठीक है, इसके बाद फिर इस तरह से इंटेंसिटी बढ़ेगा और एक पॉइंट पे आके वो ऐसे कम होके इस तरह चले जाएगा। ऑलराइट, ठीक है, समझ में आप लोगों को। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कट ऑफ यहाँ पे वेवलेंथ है इसको कट ऑफ वेवलेंथ कहते हैं। लैम्डा मिनिमम क्या है, बेसिकली लैम्डा मिनिमम जो है ये कट ऑफ वेवलेंथ है। तो जो कट ऑफ वेवलेंथ है इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। so it depends only on V, right? V is what? V is the accelerating voltage. V is the accelerating voltage, यानी जिस वोल्टेज से हमने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट किया था। So V is the accelerating voltage. So lambda minimum is equal to hc/ev. Lambda minimum is equal to hc/ev is called as the cutoff wavelength. Is called as the cutoff wavelength, and this depends only on the accelerating potential. Okay. So this does not depend upon the material of the target, right? जो material है target material, यानी वो टंगस्टन हो या मोलिब्डेनम हो या कोई भी हो, सबके लिए जो है डिपेंड ओनली ऑन द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। इट विल नॉट डिपेंड ऑन द कि यहाँ पे कौन सा मेटल है, यानी Z हो या कोई दूसरा Z डैश हो या Z डबल डैश हो, कोई भी यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट हो, सबके लिए अगर ये V सेम है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज सेम है, तो लैम्डा मिनिमम भी सेम रहेगा। ठीक है, ओके। लेकिन अगर हमने V को चेंज कर दिया तो फिर वो चेंज हो जाएगा। अगर आपने V को चेंज कर दिया तो फिर आपको ये दूसरा मिल जाएगा, राइट? अगर ये V है और ये V डैश है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये मिनिमम वेवलेंथ है, कट ऑफ वेवलेंथ है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन V को चेंज किया तो वो जरूर चेंज हो जाएगा। जब आपने टारगेट मेटल को चेंज किया तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट समझने वाली है यहाँ पे, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। सो लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एन एक्सरे ट्यूब ऑपरेट्स, आप भी लिख लीजिए, एन एक्सरे ट्यूब ऑपरेट्स एट 20 किलो वोल्ट। जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है वो दिया गया है 20 किलो वोल्ट। ठीक है, अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन loses 5% of its kinetic energy, 5% of its kinetic energy to emit an X-ray, photon at the first collision। तो जो उसके पास टोटल एनर्जी है, उस टोटल एनर्जी का वो 5% वो अपना लूज कर रहा है टू जनरेट अ एक्सरे फोटोन। ठीक है, when it collides for the first time, first collision। ओके, ठीक है, और पूछा गया है फाइंड द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस फोटोन। हम लोगों से पूछा गया है फाइंड द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस फोटोन। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। आपके पास यहाँ टोटल एनर्जी दिया गया है, टोटल एनर्जी कितना दिया गया है, वो दिया गया है 20 किलो वोल्ट जो उसके पास है।
तो सबसे पहले हम लोग इसका 5% फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि उतना ही एनर्जी वो लूज कर रहा है। तो 5% ऑफ ई आप फाइंड कर लो, जिसको हम ई डैश कहा जाता है। तो वो हो जाएगा 0.05 इंटू 20 किलो वोल्ट, राइट। सो यहाँ पे अच्छा ये पोटेंशियल है, तो एनर्जी हो जाएगा 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 20 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो पोटेंशियल है वो हमें 20 किलो वोल्ट दिया गया है, राइट। ऑपरेट्स एट दिस पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है वो ईवी होता है, तो उसके हिसाब से वो हो जाएगा 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये मिल गया आपको एनर्जी जो लॉस हुआ है, यानी 5% ऑफ द एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1, 20 इंटू 0.05, 5 2 10, तो दैट विल बी 1। सो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द एनर्जी। और ये एनर्जी ऑफ फोटोन रिलीज हो रहा है, सो दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, ठीक है। सो दिस वी शुड अंडरस्टैंड, दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो ये जो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दिस इज इक्वल टू हम क्या करेंगे hc/λ, और यहाँ से हम वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे, ऑलराइट। तो वेवलेंथ हो जाएगा hc/10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो hc is 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय दिस इज 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, तो इसको आप सॉल्व कर लो। तो दिस विल बी 1.24 नैनोमीटर, ठीक है, में आ जाएगा। या फिर आप कह सकते हो 12.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सो लेट अस टेक नाउ अनदर एग्जांपल हियर। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल हियर। तो यहाँ पे दिया है एन एक्स-रे ट्यूब ऑपरेट्स एट, तो फिर से दिया है 20 किलो वोल्ट। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। फाइंड द, पूछा गया हम लोगों से, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द एनोड, ठीक है। तो वो हम लोग को निकालना। तो हम लोग को यहाँ पे पोटेंशियल दिया है 20 किलो वोल्ट, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द एनोड। और आपको यहाँ पे ई का वैल्यू दे दिया है हम लोगों ने क्वेश्चन में, जो कि हमें पहले से पता है 10.6 10⁻⁻19 कूलम। और मास दिया इलेक्ट्रॉन का, वो भी हमें पहले से पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल है, कॉरस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, वो होता है E इंटू वी। तो E है और ये है 20 किलो वोल्ट। तो यहाँ से आपको टोटल जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा वो है 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये पूरा का पूरा जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में, यानी हाफ mv²। तो हाफ mv मैक्स, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेट किया जा रहा है इस पोटेंशियल से, और इसकी वजह से वो एनर्जी गेन करेगा। तो कितना एनर्जी गेन कर लेगा, 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ mv मैक्स², ठीक है। तो यहाँ से हम लोग v मैक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो v मैक्स कितना हो जाएगा, तो ये 2 को मल्टीप्लाई करिए, तो 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और m से डिवाइड करिए और इसका रूट लीजिए। तो सारे वैल्यूज हम लोग डाल देंगे यहाँ पे। तो क्या क्या वैल्यूज हैं, 40 किलो मतलब 10⁻³ इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से जो V मैक्स है आपको वो मिल जाएगा 8.4 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप ये वोल्ट और केजी की जरूरत नहीं है, तो इस तरह से आप बस मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वोल्टेज
applied to an X-ray tube, the voltage applied to an X-ray tube being increased 1.5 times the short wave limit of an X-ray, ठीक है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो एक्सरे जो है वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है उनका, मतलब जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम एनर्जी लूज कर रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको लार्ज वेवलेंथ मिलता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो बम्बार्ड हो रहे हैं वो ज़्यादा एनर्जी लूज करते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको हाई वेवलेंथ मिलता है, आपको सारे तरह के वेवलेंथ मिलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्सरे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। और एक तो ग्राफ आपने देखा था कि हर तरह का वेवलेंथ जो है मिल जाता है, क्योंकि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मतलब एक जैसा ही एनर्जी लूज नहीं करते हैं, कोई कम एनर्जी लूज करता है, कोई ज़्यादा एनर्जी लूज करता है, कोई बहुत ज़्यादा लूज करता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें छोटे वेवलेंथ, थोड़े बड़े वेवलेंथ, एवरेज वेवलेंथ, हर तरह के वेवलेंथ मिल जाते हैं, राइट। देखा था हमने ये ग्राफ देखा था कि इस तरह का हमें ग्राफ मिलता है, मतलब ये सारे जो वेवलेंथ्स है लैम्डा मिनिमम से लेकर इन्फिनिट तक ये सारे पॉसिबल है, ठीक है। ये जो ग्राफ देखा था आपने आई वर्सेस वेवलेंथ का, इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का, तो ये सारे जो है वेवलेंथ्स यहाँ पे पॉसिबल है, जिसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है हम लोगों से कि अगर हम लोग जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं टू एन एक्सरे ट्यूब इज बीइंग इंक्रीज बाय 1.5 टाइम्स द शॉर्ट वेव लिमिट ऑफ एन एक्सरे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है इट शिफ्ट्स बाय 26 पिकोमीटर, 26 picometer. Find the initial voltage of the tube. So question is find the initial voltage of the tube. तो शॉर्ट वेवलेंथ तो पता है आपको, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है वो हमें मिलता है मैक्सिमम एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग यानी hc/ev मैक्स, ठीक है। तो उससे हमें मिलता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, राइट। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, तो ये वेवलेंथ का जो शिफ्ट है ये 26 पिकोमीटर का दिया गया है, तो लैम्डा 2 क्या होगा, लैम्डा 2 हो जाएगा hc/ev2 और लैम्डा 1 हो जाएगा hc/ev1। ये जो है ये आपका लिमिट है, शॉर्ट वेव लिमिट, शॉर्टेस्ट वेव, राइट, जो आपने देखा है उस ग्राफ में, आपने देखा अभी मैंने बताया आपको, जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिलेगा वो यहाँ हमें मिलेगा hc/ev के कॉरस्पॉन्डिंग, hc/ev यानी v के मैक्सिमम वोल्टेज कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा हमें लैम्डा मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आप hc/e कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा आपके पास बच जाएगा 1/v2 माइनस 1/v1। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो वोल्टेज है उसको 1.5 टाइम्स बढ़ा दिया है, तो अगर हमने इस वोल्टेज को v1 मान लिया तो ये 1.5 टाइम्स v1 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा hc/e और ये हो जाएगा 1/1.5 v1 माइनस 1/v1, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। और ये hc/e, तो इसको हम लोगों को इक्वेट करना है 26 पिकोमीटर यानी 26 इंटू 10⁻⁻12 से, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो हमें v1 मिल जाएगा, ठीक है, वो मिल जाएगा हमें 16,000 वोल्ट, मतलब बेसिकली 16 किलो वोल्ट। तो ये अपने को आंसर मिल जाएगा, ऑलराइट। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, इट्स वेरी वेरी सिंपल।